नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में मैं विज्ञान प्रकाश। बिहार के चुनाव के दौरान मैं सबसे पहले आपको नरेंद्र तनेजा जी से मिलवा देता हूं। नरेंद्र की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, अर्थशास्त्र को बड़े अच्छे से समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अपनी राय आप लगातार भेजते रहिएगा। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ब्रेक के बाद एक तरह से मुलाकात हो रही है आपसे। मैंने एक विषय उठाया था और प्रश्न हार जीत का नहीं था। हार भयंकर हुई भारतीय जनता पार्टी की, जीत जबरदस्त हुई नीतीश कुमार की। मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या इस मुल्क में पॉलिटिकल क्लास जो है, इस मुल्क का सियासी तौर पर गवर्निंग क्लास जो है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे विषय को, अंग्रेजी में मैं फ्रेज कर रहा हूं इसलिए हिंदी में अनुवादित कर देता हूं, सियासत से जुड़ा अर्थशास्त्र, इसको क्या मजाक समझता है? क्या वो सच में ये सोचता है? 44 सीट पर आई थी कांग्रेस, 44 सीट पर 10 साल राज करने के बाद क्या इस देश का पॉलिटिकल क्लास ये समझता है कि ये अर्थशास्त्र की बातें सेमिनारों में सीमित हैं? ये सियासी अर्थशास्त्र जो है, दाल की कीमत, टमाटर की कीमत, प्याज की कीमत, मिक्सचर दाल की कीमत, ये सब खाली किसी सेमिनार में मौजूद है जिसमें आप 4 लोगों को इकट्ठा करके चर्चा करिए और बताइए कि देश का विकास कैसे होने वाला है, जीडीपी के आंकड़े क्या बताएंगे। आम आदमी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या ये मिसकैलकुलेशन है? ये गलत गणित है देश के पॉलिटिकल क्लास का, रूलिंग पार्टियों का। और इसका सबसे बड़ा सबक है, जिस सबक का लाभ, फायदा बीजेपी ने लिया, नरेंद्र मोदी के 282 सीटें आई, इसका सबसे बड़ा सबक था कांग्रेस के लिए। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस के सबक से खुद नहीं सबक लेने को तैयार है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे हैं, कच्चे तेल की कीमतें नीचे हैं। उसके प्रोपोर्शन में, उसके हिसाब से क्या वाकई महंगाई नीचे है? उसके हिसाब से टमाटर की ये कीमत क्यों पहुंच जाती है? इसके लिए कोई जवाब देगा? मैं 85 बार इस बात को कह चुका हूं कि एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का बड़े गाजे बाजे के साथ उसका जिक्र किया गया था भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में। वो कहा गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, आप तो बिहार का चुनाव हार गए। मैं आज फिर वापस इस विषय पर आ रहा हूं। स्वच्छ भारत बड़ी अच्छी बात है, इसका सेस हम क्यों दें? यह किस तरह का लॉजिक है? आप इस मुल्क में ब्लैक मनी की चर्चा कर रहे हैं। आप क्या बदलना चाहते हैं? क्या सरकारों को इस बात की क्लैरिटी है? या जैसे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के सबक से क्या नरेंद्र मोदी की सरकार सबक लेने को तैयार है या नहीं तैयार है? आप किस तरह की अर्थशास्त्र की स्थिति आपके पास आ रही थी कांग्रेस से, यह तो आपको बहुत साफ साफ पता था। फिर आपने क्या किया और आपने उसमें बदलाव कैसे किया? आपने उसमें सुधार कैसे किया? क्या देश के वित्त मंत्री जवाब देने के लिए इस बात के लिए तैयार है कि कब दाल का इंपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी प्लानिंग नहीं पता उनको? खाद्य मंत्री इसका जवाब देंगे? ये बड़े गंभीर मसले हैं और यकीन मानिए ये मसले नेताओं को आप ही समझा देते हैं अपने वोट की ताकत से। जिन मसलों को नेता समझते हैं, मंत्रीगण समझते हैं कि ये फाइलों के मसले हैं, रिपोर्ट के मसले हैं, सेमिनार के मसले हैं, ये सब आप लोग अपनी भाषा में इनको समझा देते हैं वोट डाल के, और फिर ये धड़ से नीचे गिरते हैं किसी बिहार चुनाव में। ये है स्थिति। मेरे साथ एक बहुत जानकार लोगों का पैनल है, पुरंजय हैं, आप सब जानते हैं पुरंजय को, आप सब जानते हैं राजेंद्र शर्मा जी को जो आजादपुर सब्जी मंडी को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र तनेजा मैंने आपको मिलवा ही दिया, आप सब जानते हैं उनको। और अखिलेश प्रताप सिंह है जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। बहुत सारी रिसर्च है मेरे पास। एक कागज ये कहता है, इसको भी मैं विस्तार से पढ़ के समझा सकता हूं, लेकिन आप लोगों से, एनडीए रूल स्टेट्स फेस हायर इन्फ्लेशन, यानी कि एनडीए शासित राज्यों में महंगाई
ज्यादा है? बहुत गंभीर सवाल है जवाब देने के लिए। परंतु मैं आपसे शुरू करूंगा कि जो मैंने एक बड़ा मूल प्रश्न, मैंने उस दिन बिहार के चुनाव के शाम को अपने कार्यक्रम में भी ये उठाया था प्रश्न कि ये क्या मजाक है, ये क्या पॉलिटिकल क्लास हो। ये देख रहे हैं, मैं कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक ये सोचता है साहब परंजो साहब आएंगे किसी सेमिनार में ज्ञान देने, इनके ज्ञान को मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये बस ऐसी बातें होंगी और यही है। ये लोग क्या समझते नहीं है कि ये टमाटर, प्याज, दाल, सरसों का तेल ये आपका तेल निकाल सकता है सियासी तौर पर। क्या ये गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस नहीं है? पहला बात ये है अभिज्ञान कि ये पिछले 10 साल जो यूपीए सरकार और अभी 1.5 साल एनडीए सरकार, मोदी जी का सरकार, इस विषय के ऊपर तो मैं कुछ फर्क नहीं देख रहा हूँ इन दोनों के बीच में। बहुत अच्छा पॉइंट। ये पहला बात। बहुत आर्थिक नीति जो है सटीक और सही पॉइंट। खाद्यान्न का दाम, प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस से लिया हुआ कोई सबक ये नहीं सीख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं जो थोक मूल्य सूचकांक जो कम हो गया, शून्य के नीचे चले गए हैं। आज नहीं, लगभग कई 8-9 महीना से। इसका कारण एक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत आधा हो गए, आधा से भी कम हो गए, मगर इसमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार बिल्कुल 1.5 साल पहले लगभग जून 2014 में $115 बैरल था। नरेंद्र जी हमसे अच्छे जानते हैं पूरा ये कच्चे तेल का कारोबार के बारे में। आज जनवरी, फरवरी, मार्च में 45-50 के आसपास का थोड़ा बहुत बढ़ गया, मगर अभी भी आधा के आसपास है वो जो 1.5 साल पहले थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, देखिए पिछले सरकार में जैसे बहुत सारे मंत्रालय है, एक जगह जैसे कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, उपभोक्ता के लिए मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन लोग को एक साथ मिलकर ये सारे चीज इन्हीं का ये एक समन्वय नहीं, हाँ, कोऑर्डिनेशन एक संतुलन होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो पिछले सरकार में भी नहीं था, इस साल में। आप जब आयात कर रहे हैं, कब आयात करेंगे? जब आप देख रहे हैं दाम पागल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आप आयात जब करेंगे उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल का कीमत बढ़ जाता है। क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। ऐसी खबरें आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके पास असेसमेंट्स थे दाम बढ़ने के, और पहले भी मैं अपने कार्यक्रम में इस बात को उठा चुका हूं, समय पर इंपोर्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए कोई पर फाइनेंस मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, कोई तो जवाब देगा ना कि ये क्यों सिचुएशन। मैं कह रहा हूं कि आपने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया था, उसका भी फॉर्मूला मैं बार बार कोट करता हूं पीयूष गोयल ने एक बार अपने कार्यक्रम में समझाया था मुझे, वो सब भी मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन क्या आप इसको मजाक समझ रहे हैं इस टाइमिंग को? एक चीज और देखिए, लगभग 8-9 महीना में ज्यादा से ज्यादा चीजों का दाम कम हो रहा है, मगर सिर्फ खाद्यान्न का दाम क्यों बढ़ रहा है? और ये किसके ऊपर असर पड़ता है? गरीब के ऊपर असर पड़ता है। सही बात। तो ये सबसे आश्चर्य बात है कि सरकार क्यों और बारीकी से और डिटर्मिनेशन से ये इस विषय है। फिर आप कहेंगे, वित्त मंत्री कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को कि हाँ भैया आप ब्याज दर क्यों नहीं कम करें? तो वो कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं? आपका महंगाई जब बढ़ रहा है तो कैसे करेंगे? तो फिर आप कहेंगे कि आपका ब्याज दर नहीं बढ़ रहा है, तो आपका निवेश नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विशेष साइकिल में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैं और आप एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, ये टेलीविजन कार्यक्रम में मैं कह रहा हूं, आप जैसे लोगों की बात नहीं सुनते, ये लोग समझते नहीं। नहीं, आपके बारे में मैं जानता हूं, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार समझते हैं जी। आपने ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, ऑयल के क्षेत्र में काम किया है जी। बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं। अभिज्ञान, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल समय लीजिए। देखिए, आप जो बात हम लोग ज्यादातर फोकस इस समय जो कर रहे हैं खाद्यान्न पे कर रहे हैं। देखिए, खाद्यान्न जो है वो स्टील नहीं है, वो तेल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें सरकारी कंपनियां या सरकारी विभाग उत्पादन में लगे हुए हैं। ये वो सेक्टर है, बहुत मैं बड़ी मूल बात कर रहा हूं, फंडामेंटल। ये वो सेक्टर है जहां पे किसान छोटा बड़ा जो वो तय करता है। वो वहां टमाटर उगाता है, अगर कल को वहां दूसरी चीज उगाना जाए आप उसको रोक नहीं सकते, या वो कल वहां क्या उगाने वाला है ये भी आपको पता नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ
जो एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको सामने दाल की चर्चा करूं, हकीकत यह है कि भारत के अंदर कोई डेटा ले लीजिए, किसी पार्टी ने दिया वो ले लीजिए, हमारे यहां प्रोटीन का कंजम्पशन तेजी से बढ़ा है हमारे यहां। और दाल जो है वो, क्योंकि जो वेजिटेरियंस के लिए मेन सोर्स प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ा है, दालों का कंजम्पशन बढ़ा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछली सरकार ने, अब इस हम लोगों ने उसका प्रयास किया, वो सिस्टम बन के तैयार हो गया है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट या कोई सिस्टम नहीं बनाया जिससे दाल की कमी अगर होने वाली है तो उसकी पहले से आपको खबर दे दी जाए। एक सेकंड आप मुझे एक सेकंड आप बोलिए, अच्छा, बोलिए। दूसरी जितनी दालों में जो ज्यादा जो हमारे यहाँ कमी आई वो ज्यादातर एक दाल की आई, जिसका कंजम्पशन उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होता है, वो अरहर की दाल। पूरी दुनिया के अंदर जो अरहर की दाल बहुत भारी मात्रा में हम लोग आयात करते हैं। भारत गिने चुने देशों में जहां अरहर की दाल का कंजम्पशन ज्यादा है। हम म्यांमार अर्थात बर्मा से ज्यादातर वो दाल लाते थे, चूंकि हम खाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी पैदाश होने लगी है। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो जब हम बाजार में गए वो उतनी पर्याप्त मात्रा में अरहर की दाल उपलब्ध नहीं थी। बहुत छोटा सा प्याज का जवाब दे दूं, मैं खुद ऐड कर रहा हूं। अगर आप देखिए बड़ी अच्छी सी, प्याज का प्रोडक्शन देश में बढ़ा है लेकिन कंजम्पशन उससे तेजी से बढ़ा है प्याज का। लेकिन अब क्या कोई केंद्र की ऐसी कंपनी है जो प्याज पैदा करती है या दाल पैदा करती है? कोई नहीं है। तो अब देखिए, और दूसरी बात यही है, वो विषय है जिसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, इंडिविजुअल किसानों की भी बड़ी भूमिका है। तो मेरा ये कहना है, मैं आपसे ये कंक्लूड करूंगा ये वाली बात कह के, कि मेरा ये कहना है जो कृषि भारत के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, उसको हमने गैर राजनीतिक ढंग से देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि उसमें कुल मिलाकर के सारे राजनीतिक दल मिलकर, सारे देश में मिलकर कैसे वो करें कि मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका भी बड़ी हो, साथ में जो हमारे जो किसान हैं उनको भी हम बता सकें कि भाई पंजाब के अंदर अब इतना चावल क्यों उगाते हैं जबकि आपकी भूमि गेहूं के लिए अच्छी है। ऐसी तमाम सारी चीजें जो बन गई हैं उनको हमको करेक्ट करना है। और मेरा ये मानना है इसकी अप्रोच जो है वो नॉन पॉलिटिकल होगी, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। नितिन भाई, मैं आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा जी। बहुत सरल। क्या यह बात सच नहीं है कि अरहर की दाल की कमी का अंदेशा पहले से था? पहला पॉइंट। अब राजेंद्र जी यहां बैठे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर इस तरह का कोई अंदेशा बढ़ रहा है, आपने खुद एक मूल बात को कहा और सही कहा कि प्रोटीन के कंजम्पशन की उत्तर भारत में मध्य और निम्न वर्ग दोनों में एक बहुत बड़ा तरीका है अरहर की दाल। तो समय पर इंपोर्ट नहीं हो सकता? आप उस स्थिति को रीड नहीं कर सकते? मैं ये बारिश के पानी से खराब हुई फसल की स्थिति नहीं है, इसका तो कोई जवाब देगा ना सरकार। आपकी बात बिल्कुल सही। ये इस तरह का तंत्र या कोई ढांचा या कोई मैकेनिज्म हम लोगों को नहीं मिला। जब हम आए सत्ता में ऐसा कोई वो नहीं मिला। अच्छा, वो बनाया गया, वो बना दिया गया वो। लेकिन अगर बना दिया गया, नतीजा क्या हुआ? 210 रुपए किलो अरहर की दाल। सुनिए, वो बना दिया गया। लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इस चीज के लिए जो सिस्टम बनाया, उसका पूरा अच्छे ऑप्टिमम जिसको बोले रिजल्ट मिलने लगे, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर वो हमने सिस्टम नहीं बनाया होता तो परिणाम और भी गंभीर नरेंद्र जी, थोड़ा सा समय करके बड़ा समय बीत रहा है। ऐसा देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर देखिए, बात सुनिए, विज्ञान अर्थशास्त्र में भी कृषि है ना, हमको उसको ये समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज जो है वो विभाग जो होता है वो कृषि होता है। वो भी भारत जैसे देश में जिसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है। जैसे ही हमको ये पता लगा, एक चीज जिसको किसी अखबार ने कवर, कम अखबारों ने कवर किया, हमको जब ये पता लगा, हमने नरेंद्र तनेजा जी, मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरुआत में एक बात कही थी कि क्या आपकी बात, आप जैसे लोगों की बात नहीं सुनते ये लोग। मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि सारी सरकारों को यह समझना पड़ेगा, अगर कांग्रेस की सरकार 44 सीट पर आती है तो कारण होता है इन्फ्लेशन और करप्शन। राइट पुरंजय? तो आपकी स्थिति में अगर वो होगी, आपका प्रश्न था तो कि क्या हमारे जैसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में सुनी जाती है? बिल्कुल सुनी जाती है। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि मैं अब व्यक्तिगत और बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि जितना इनपुट हमारे जैसे लोग देते हैं पार्टी के अंदर और सरकार को देते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नीति बनता है।
ये और इसी की वजह है कि तमाम सारी चेंजेस पार्टी के अंदर मैं अखिलेश प्रताप सिंह और राजेंद्र शर्मा जी के पास पहुंच आपको एक पॉइंट रखना चाह रहे थे, फिर मैं दो दिन मैं सरकार का आंकड़ा से कुछ सूचना आपके सामने देना चाहता हूं। हाँ। पहला बात है, ये सिर्फ अरहर दाल नहीं, उड़द का दाल ये पिछले 2 महीने 17% बढ़ा, मूंग का दाल का भी कीमत बढ़ गया। आज आप किसी बाजार में चले जाए, तुर दाल का कीमत अभी भी 150 रुपया हर किलो है, और फसल आ गए हैं, उत्पादन खत्म हो गया, अभी भी दाम कम नहीं हुई है। अगर आप एक साल देखेंगे, एक साल में अगर आप देखेंगे तो दाल, पूरा सारे दाल 40% के ऊपर बढ़ गया, 42% है सरकार का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकार का आंकड़ा। एक ही बात है, आप आयात कीजिए, आप जमाखोर के पीछे लगिए, एक ही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि हाँ मांग बढ़ गया, हाँ मांग बढ़ गया, कांग्रेस सरकार वही कर रही है। मनरेगा में हम ग्रामीण लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जेब में ज्यादा पैसे, उनका मांग बढ़े, इसलिए मुद्रास्फीति, वो युक्ति एक ही है, दोनों सरकार का एक ही मंडी युक्ति। की स्थिति क्या है? देखिए, मंडियों में तो हर चीज तेज है। हाँ। क्योंकि दिल्ली की मंडियां जो हैं वो डिपेंड करती हैं ग्रोवर्स मार्केट्स के ऊपर। जब वहाँ तेज है तो यहाँ दिल्ली में तेज रहेगा, मार्केट्स डेली खुलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा हमारे माननीय मित्र ने, मैं इसमें राय इनके साथ नहीं रखता। बहुत पहले पता लग जाता है, किसी दूसरी सरकार पे आप आरोप लगा सकते हैं, उनकी नीति नहीं रही होगी मंगाने की, या तो आप भी आज घोषणा कीजिए कि हमारी नीति नहीं है। जितने महीने पहले आपको दाल का, प्याज का इत्यादि का पता लग गया था, आपने क्या किया? अगर कोई भी आदमी, कोई भी मंत्री ऐसा होता जो ये समझता कि मेरे लिए ये कंसर्न है, तो बड़े इजीली आ सकता था और ये रेट्स नहीं बनते। तो आप बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि सरकारों को समय से पहले पता होता है, अंदेशे की कोई जरूरत नहीं। इसका पूरा देश में सिस्टम है। हाँ। विज्ञान जी, जब खेत में कोई चीज लगती है, हाँ। तो वहां का चौकीदार जाके अपने तहसील में उसको एंडोर्स कराता है, ग्राम सभा में कराता है, और वो बढ़ता बढ़ता स्टेट तक और सेंटर तक आता है। तभी घोषणाएं हम कर पाते हैं कि इस चीज की सोइंग इतनी हुई, इतनी कम या ज्यादा। पूरा सिस्टम है देश में। और जब वो कटती है, निकलती है, तब भी वो सारे रिपोर्ट करते हैं अपने से ऊपर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि में, सेंटर में, कि ये कम है, कम होगी। जो चौकीदार गांव का होता है, जो वहां पर वीडियो जाता है, ये सब इन चीजों की रिपोर्टें लगातार भेजते हैं। तो ये कहना कि सिस्टम नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं, पर हमारी जल्दी से इच्छा नहीं रिस्पॉन्ड करिए। मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास नहीं आ पाया, मेरे रिपोर्टर हिमांशु के साथ में मौजूद है। सुनिए, देखिए अभिज्ञान, आपने जो बात करी वो तो सन 47 से पहले की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। क्वेश्चन ये है कि कितनी इफेक्टिव है। अब आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब जो हर खेत को आईटी एनेबल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, जिससे कि हमारे पास सूचना तुरंत, आपकी बात सही है, सुनत पहुंचते। प्रश्न ये है, वो सूचना 2 साल बाद पहुंचती है, 4 साल बाद पहुंचती है। अब उसको, जो कृषि है हमारे देश के अंदर, अब उसमें हम आईटी जो लेके जा रहे हैं, वो इसी एग्जैक्टली इसके लिए मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। और आपने बात करी, जैसे परंजोय ने बात करी कि और दालों की कीमत भी बढ़ गई। देखिए, जब एक दाल, जो मुख्य दाल है उत्तर भारत के अंदर, जब उसकी कमी होती है तो लोग दूसरी दाल खरीदना शुरू करते हैं, तो लिहाजा उसकी कीमतें बढ़ती हैं। ये बड़ा सिंपल सा अर्थशास्त्र है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के नाते आपके स्टूडियो में, दाल की कीमत बढ़ी है, लोगों को इससे तकलीफ है। टमाटर 61 रुपए किलो है। पार्टी को इस बात को लेकर के बहुत तकलीफ है। टमाटर 61 रुपए किलो है, और धारणा केंद्र सरकार के खिलाफ जाती है। ये सबक किसी को नहीं, कोई राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं जाता है। नरेंद्र जी, यही पॉइंट में रख रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आपके 44 सीट पर आने की गलतियों से बीजेपी सीखने को तैयार नहीं है, दाल और प्याज और टमाटर के मामले में? देखिए, बीजेपी के एजेंडे में, माननीय मोदी जी के एजेंडे में खेती किसानी तो है नहीं। ठीक है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, और इतनी हास्यास्पद बातें कही हमारे माननीय नरेंद्र तनेजा जी ने। जैसे इन्होंने ज्ञान बताया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद दाल का कंजम्पशन बढ़ा है, प्याज का कंजम्पशन बढ़ गया है, और जबकि आंकड़े बताते हैं कि गांव के लोगों की पर कैपिटा इनकम काफी कम हुई है। तो ये एक अजीब, और दूसरा इन्होंने एक डिफेंड दिया कि कृषि जो है कोई गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होती है, कौन कितना कब क्या बो रहा है, तो उसके पैदावार का हम कैसे कर सकते हैं कि ये कितना आप बो कितना न बो। तो ये सत्ता में आने के बाद जो ये ज्ञान इनको हुआ है, उसके लिए हम इनको नमस्कार करते हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो कुछ भी खेत में बोया जाता है वो सब की सूचना तुरंत सरकार को जाती है, कटते वक्त भी जाती है, और जो बड़े जिन्स हैं जिसकी खरीद होती है उसकी खरीद की सरकार के पास जाती है। अभी तो ये आपको सिर्फ ट्रेलर दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारे गोदामों में अनाज भरे पड़े थे। रबी खरीफ दोनों खराब गया है, बहुत बुरी तरह खराब गया है। हमारे 40% भी प्रिक्योरमेंट नहीं हुई है, 50% भी यूपी में और कई पंजाब में खासतौर से, और गेहूं के चावल की कम हुई है। तो अब जो हम अभी तक तो गोदामों से निकाल के अपना काम चला ले रहे थे, गोदाम अब भर नहीं रहे हैं, अनाज उतने हुए नहीं। असली समस्या तो अभी अगले 1 साल में और आएगी, क्योंकि जो मेन चीज है जिसको दाल रोटी चावल बोलते हैं वो भी गायब है, सरसों का तेल गायब है, प्याज गायब है, आलू महंगा है। तो ये दूसरों पे कह देना कि हमारे हाथ में नहीं है, तो ये तो भैया पहले भी नहीं था, लेकिन पहले आप ब्लेम करते थे और आज आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। तो समझने वाला समझ जाता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को ना समझे। आपको प्रायोरिटी पे कृषि का ध्यान लाना होगा। आपने गेहूं पे जब ओले पड़े थे, आपके हर मंत्री, उत्तर प्रदेश के मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में घूम करके कम से कम 20 केंद्रीय मंत्री घूमे थे कि प्रदेश के मंत्रियों के साथ। आपने 10,000 करोड़ का नुकसान का बनाया था, लेकिन आपने कहा हम इसका 75% हम देंगे। आपने दिया कितना? मात्र 2800 करोड़ रुपए। लास्ट में अंतिम दिन गृह मंत्री जी की यहाँ बैठक होती है, कहते हैं नहीं हम 2800 देंगे। हमने जो कहा, क्या कहा था, हमसे इससे मतलब नहीं। तो आप किसानों को नुकसान का भरपाई नहीं करो, और आपका विज्ञान मैंने कहा था गेहूं वाले पे जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। कि मैंने ये भी कहा था कि बीज का भी समस्या आएगा, क्योंकि गेहूं के जो बीज, जो गेहूं पैदा हुआ है, या तो दागदार हो गया, खराब हो गया है। तो अगले बार गेहूं की फसल बोने के लिए बीज की भी बड़ी भारी समस्या आएगी, और वो आनी शुरू हो गई है। तो ये सब चीजों का पहले से आभास हो जाता है, ऐसा नहीं है सरकार को आभास। आप लोगों को भी बड़ा पहले से आभास हुआ था, तभी आप 44 सीट पे आ गए। अभी क्या आप लोगों के समय तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अनाज पड़ा सड़ रहा है, गरीबियों में बांटे। अरे यही कारण है। अरे अखिलेश जी, मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये भी एक कारण है। कांग्रेस से तो बीजेपी को सबक लेना चाहिए।